हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बेसिकली अभी क्या चल रहा है हमारा, अभी हमने सारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट कर दिया अपने इस चैनल पे, ठीक है। सो अब आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को फोकस करेंगे। एग्जाम को फोकस करने से मेरा मतलब है कि एग्जाम में किस तरीके के डेरिवेशंस आते हैं, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ये सब करके हम एग्जाम को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर इसमें ला पाए। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये वीडियो सबके लिए है ना, चाहे वो कोई बिगनर हो, यानी कि जो जस्ट मुश्किल से मार्जिनली पास हो पाता हो, या कोई टॉपर हो। क्योंकि यहाँ पे आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, क्या सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है इस पूरी बुक वन के अंदर जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। और मेरी कोशिश रहती है, एज पर माई एक्सपीरियंस इतने सालों से, कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डेरिवेशंस की बात करूंगा, टॉप 10 डेरिवेशंस की जो बुक वन से आ सकते हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप चाहें तो 10 डेरिवेशन रट भी सकते हैं, तो खाली आपको 10 डेरिवेशन रट के जानी है। इफ एवरीथिंग गोज वेल, मेरे हिसाब से यहाँ पे 10 में से कम आपको एग्जाम में 3 से 4 डेरिवेशन यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है। सो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमाइज करते हैं इन चीजों को, ठीक है। चलो, सो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ डेरिवेशन है, इसमें सिर्फ डेरिवेशन है बुक वन की, ना कोई चैप्टर ना कोई यूनिट, ऐसा कुछ नहीं है, पैटर्न कुछ नहीं है। मैं सीधा शुरू कर रहा हूँ, ओके। तो सबसे पहली जो हमें लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ठीक है। ये हम आज करने वाले हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहाँ करती है वो अलग अलग पोजिशंस पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं ऑन इट्स एक्सिस। ऑन इट्स एक्सिस, कि अपनी एक्सिस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अच्छा, इसी को हम एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है। एंड ऑन पोजीशन, इसी को हम एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। चलो अब ध्यान से देखना, बोर्ड पूरा विजिबल है यहां तक, एक बार चेक कर लेता हूँ, एवरीथिंग इज फाइन, ओके। देखो, फॉर एग्जाम्पल आराम से समझना, ठंडे दिमाग से, बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस डाइपोल। अच्छा, मैं साथ साथ समझाता भी चलूंगा। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल इज अ पेयर ऑफ चार्जेस, ओके। तो यहाँ पे हमारे दो चार्जेस हैं, अपोजिटली चार्ज। तो लेट अस से माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अच्छा, डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, लेकिन डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। सो लेट अस से कि इस डाइपोल का टोटल लेंथ 2l है, और यहां से यहां तक का लेंथ है l, और यहां से यहां तक का लेंथ भी है l, ओके। अच्छा जी, अब आप आगे बढ़ो। लेट अस से कि यहां से कुछ डिस्टेंस दूर, लेट अस से इस सेकंड चार्ज से कुछ डिस्टेंस दूर यहां पर, लेट अस से इसका नाम लग देते हैं P पॉइंट, ठीक है। तो इस P पॉइंट पर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इस डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अच्छा, अब एक काम और कर लेते हैं लगे हाथ, है ना। मैं सिर्फ ना ये कर रहा हूं कि इस डाइपोल को कुछ नाम दे रहा हूं। तो लेट अस से फर्स्ट वाले चार्ज को मैं 1 बोल रहा हूं और सेकंड वाले चार्ज को मैं 2 बोल रहा हूं, वो थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अच्छा, और ये जो पॉइंट है ना P पॉइंट, उसको अगर हम सेंटर ऑफ मास से देखें, तो सेंटर ऑफ मास से उसका जो डिस्टेंस है, लेट अस से वो x है, यहां से लेके यहां तक उसका डिस्टेंस x है, ओके। अब देखते हैं आराम से। नाउ व्हाट हैपेंस इज, आराम से देखो। तो अब देखो, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इस सेकंड वाले चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी यहाँ पे, और इस फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, यानी कि दोनों ही चार्जेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। लेकिन अब देखते हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। देखो, हमें पता है कि वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड
we know electric field due to point charge. Electric field due to point charge is given as, हमें बता उसका फॉर्मूला क्या है, बताना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सिंगल चार्ज की वजह से। तो यानी कि ये चार्ज भी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये चार्ज भी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये सेकंड चार्ज पी पॉइंट के ज्यादा क्लोज रखा हुआ है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज पी पॉइंट से दूर रखा हुआ है, मतलब इसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो यानी कि अब एक ही पॉइंट पर अगर मैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाऊं, तो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई अवे, तो मैं इसको E2 बोल रहा हूं, ठीक है। और इस फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी E1, और उसका डायरेक्शन होगा ये, क्योंकि वो टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये हो गई E1। अच्छा, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो मैंने E2 वाली लाइन को लंबा बनाया है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जहां पे लाइन बड़ी है उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए कई बार हम ये भी एज ए सिंबल यूज करते हैं दिखाने के लिए, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वहां बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहां पे छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं। ऑलराइट। अच्छा, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगी? नाउ सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगी? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is given as, so net electric field is given as कितना हुआ? ऑब्वियस सी बात है, net electric field is given as, let us say मैं उसको E net बोल देता हूं, so E net will be equal to E2 minus E1। ऑब्वियस सी बात है, दोनों को हमें माइनस ही करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बड़ा वाला E2 है तो E2 में से E1 माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, आराम से देखो, आप यहाँ पे कितना हो रहा है, देखो E2 में अब फॉर्मूला लगा रहे हैं, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो K टाइम्स Q। अब Q में ये वाला Q आएगा, वैसे भी हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मैग्नीट्यूड लेते हैं चार्ज का, और प्लस माइनस का कंसिडर नहीं करते हैं। अब देखो जरा सेकेंड चार्ज का डिस्टेंस P पॉइंट तक कितना है ना। तो देखो टोटल डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से x था, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस L है, तो यानी बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ? x माइनस L, x माइनस L, ठीक है। तो यानी कि यहां पे कितना आ गया? x माइनस एल, आर की जगह डिस्टेंस आ गया x माइनस एल का होल स्क्वायर। इजी। अच्छा, फिर क्या है बीच में? माइनस k टाइम्स दूसरा चार्ज भी हो गया Q, और इसका डिस्टेंस कितना है? देखो इस वाले चार्ज का यहां तक डिस्टेंस कितना हुआ? यहां से यहां तक L, और यहां से यहां तक x, तो कितना हो गया? x प्लस एल। तो ये फाइनली हमारे पास आ गया x प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि दोनों में से के क्यू कॉमन आ रहा है। मैं एक लाइन और लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी और चलो छोड़ो। अब यहाँ से हमें दिख रहा है के क्यू कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, के क्यू कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। तो जैसे ही हम यहाँ से के क्यू कॉमन लेंगे, ये मैंने इसमें के क्यू कॉमन ले लिया, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ही रहा हूं मैं। के क्यू जैसे मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? 1 अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बच रहा है मेरे पास। अच्छा, अगर यहां तक हमारा हो ही गया है तो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो ऑब्वियस सी बात है, अब इसको आप खोलोगे और इसका एलसीएम लोगे, है ना। तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू। अच्छा देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, एलसीएम लोगे तो x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, यानी कि x प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको इससे डिवाइड करोगे ये बचेगा, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको खोलोगे ना, बहुत आसान है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl। अच्छा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2xl यहाँ से बचेगा और 2xl यहाँ से बचेगा, एक्स स्क्वायर से और एल स्क्वायर से आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर खाली बचेगा हमारे पास 4xl, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या बचेगा? देखो नीचे जो हम सिंप्लीफाई करेंगे ना,
तो कर आके ये आप आराम से खोल सकते हो, a माइनस बी का स्क्वायर से खोलो, a प्लस बी का स्क्वायर से खोलो, आपस में मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो। जब ये पूरा सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपके पास कुछ यूं बचेगा, देखो के क्यू, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, आपकी मर्जी, आप लिखना चाहो तो लिख दे सकते हो, 4xl ये ऊपर बचेगा आपके पास, और नीचे जो आपके पास बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाह रहा हूं तो इसलिए मैं टाइम बचा रहा हूं। ओके, यहां तक आपका बच जाएगा। अब देखो यहाँ थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना है चीजों को, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले 4 को ना मैं ऐसे कुछ रीअरेंज करके लिख रहा हूं कि मैं इसको लिख रहा हूं 2 इंटू 2, ठीक है, तो 2x और साथ में 2l। तो कुछ नहीं किया मैंने, खाली वो जो 4 था उसको 2 में डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, रीजन ये है, रीजन बीइंग इज कि हमें पता है कि जो डाइपोल होता है, डाइपोल को हम ऐसे लिखते हैं q इंटू 2l, where q stands for magnitude of charge and 2l is the separation between them, the total separation between them। अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2l और ये q, ये दोनों मिलके क्या बन गए, डाइपोल बन गए। अच्छा, अगर ये डाइपोल बन गए तो फाइनली हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितनी बन गई, देखो ये तो हो गया P, है ना, और तो ये 2 हमारे पास ऑलरेडी है, K ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास K टाइम्स कितना हो गया 2px, ठीक है, 2px, और नीचे क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो q इंटू 2l तो p हो गया, 2 ऑलरेडी था, x और आ गया। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पे, बस मैं एक स्टेप और करना है मेरे को, जगह तो नहीं बची है, कहाँ करूं, ऊपर कर देता हूँ, चलो यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा चाहिए मुझे स्पेस बस, ठीक है। देखो अब हमें ऐसा अज्यूम करना है, अज्यूम क्या करना है, वैसे अंडरस्टूड है कि ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, x डिस्टेंस, ये बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू l, बहुत बड़ा, क्योंकि ये जो बीच में डिस्टेंस होता है ना l, ये बहुत छोटे होते हैं, l या 12 भी आप कंसिडर करो, मतलब सेपरेशन बिटवीन द जो चार्जेस है ये बहुत ही छोटे हैं। जैसे एग्जांपल अगर आपको मैं कहूँ कि HCl का मॉलिक्यूल ले लिया आपने, है ना, या फिर आप हाइड्रोजन का, चलो आप ड्यूटेरियम ले लो, है ना, तो उनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा बहुत कम होगा, एंगस्ट्रॉम्स में होगा, है ना। तो क्योंकि एंगस्ट्रॉम में होगा, और अगर आपने मान लो ये पॉइंट 1 सेंटीमीटर दूर भी कंसिडर किया, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, छोटा सा, तो 1 सेंटीमीटर एंगस्ट्रॉम के कंपैरिजन में अभी भी बहुत बड़ा है, यानी कि ये डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है x एज कंपेयर टू l। तो अगर आप ऐसा कहेंगे कि इफ x is very large as compared to l, तो ऑलमोस्ट हमारे लिए l क्या है, then l tends to 0, l हमारे लिए 0 हो गया। तो देखो जब यहां से l 0 हो जाएगा तो खाली क्या बचेगा, x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब x टू द पावर 4, है ना, ये तो 0 हो गया ये वाली टर्म, है ना, ये तो 0 हो गई, और खाली क्या बचा, स्क्वायर का स्क्वायर मतलब x टू द पावर 4, एक x से एक कैंसिल हो गया तो x का क्यूब बच गया। तो फाइनली हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई, तो कितनी आ गई, k टाइम्स ऑफ 2p अपॉन एक्स क्यूब। बस ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है इसका, कि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो ये एंड ऑन पोजीशन पे, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऑन दी एक्सिस। ठीक है, तो आप इसको देखिए, तब तक मैं दूसरी डेरिवेशन कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी वाले में इतना टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगी। दिख नहीं रहा ऊपर तक में, ये लो, अब दिख रहा होगा। ठीक है, फटाफट पॉज करके इसको आप नोट करें और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ऑलराइट, सो इसी का हमारे पास पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसी का पार्ट 2 है, मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे डायपोल की वजह से ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, या जिसे हम बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, अब हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन होती कौन सी है, तो देखो जरा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बनाते हैं पहले, आगे की बात बाद में करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगेन वी हैव अ सेम डाइपोल, लेट अस से ये हमारे पास एक डाइपोल है, ये डाइपोल, तो ये हमारे पास एक डाइपोल है, लेट अस से चार्ज माइनस क्यू, लेट अस से चार्ज प्लस क्यू, इनके बीच का सेपरेशन वही है एल एल। ठीक है, यानी कि 2l हमारे पास टोटल डिस्टेंस है। अब ध्यान से सुनो, अब इक्वेटोरियल पोजीशन बेटा ये होती है बीच में से ये है इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर इक्वेटोरियल पोजीशन ये है, देखो ध्यान से देखिए, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, तो अगर इक्वेटोरियल पोजीशन ये है तो देखो ऑब्वियस सी बात है, हमें इस पॉइंट पे, लेट अस से मैं इसका नाम दे देता हूं पी पॉइंट पे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन दोनों चार्जेस के वजह से, क्योंकि ये दोनों चार्ज मिलके ही तो डाइपोल बना रहे हैं, है ना। तो अब आराम से देखो, फॉर एग्जांपल अब ये पॉजिटिव चार्ज है,
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मतलब इस लाइन ऑफ एक्शन पे आपको काम करना पड़ेगा। यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हुई, अवे हुई। पॉजिटिव चार्ज के तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, और अगर अवे होती है तो लेट अस से मैंने इसका नाम रख दिया ई, लेट अस से, ठीक है। अच्छा, और ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो पॉइंट पी है, वो इस बेस लाइन से लेट अस से थीटा डिग्रीज का एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, मेरे ख्याल से टुवर्ड्स होती है। तो यानी कि इस लाइन ऑफ एक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। तो लेट अस से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ई बना दिया। और अगर आप ध्यान से देखो तो इस बार मैंने दोनों लाइंस को सेम बनाया है, सेम लेंथ का। क्यों बनाया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, इसीलिए दोनों की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ये पी पॉइंट इस बेस लाइन से यहां से भी थीटा डिग्रीज का एंगल ही बना रहा है। नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इसको अब यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, ध्यान से देखना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करने पड़ेंगे ताकि एक डायरेक्शन में आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो मतलब इस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड की थीटा वाली साइड कौन सी हो गई, ये। इसको आप क्या कह सकते हो, ये वाली साइड क्या हो गई, ई कॉस थीटा, ठीक है। और इसके ठीक परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, ई साइन थीटा। उसके तो खैर हमें जरूरत ही नहीं है, फिर भी लिख देता हूं मैं ई साइन थीटा। सिमिलरली ये वाला एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस ये बात है ये एंगल भी थीटा होगा भाई, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इसकी भी अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यानी कि मुझे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई इसी डायरेक्शन में, ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड ई कॉस थीटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, और इसके वजह से भी जो ई साइन थीटा आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। अब देखो ई साइन थीटा का दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, खाली बचा ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा। यानी कि अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पी पॉइंट पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ई कॉस थीटा को ऐड करना पड़ेगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। यहां तक तो ठीक है ना, एक सिंगल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है, इसलिए मैंने सब कुछ रब नहीं किया क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही सेम है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मतलब अल्टीमेटली ये तो बन गया हमारा 2e cos थीटा। यहां तक तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे देखो। अच्छा देखो, 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक सिंगल चार्ज की वजह से कितनी होती है, इतनी होती है, तो ये लिख दिया हमने के क्यू अपॉन। अब आर जो है वो डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का उस चार्ज से, मतलब यू नीड टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हो। ये तो ये आपको x पता है, ये आपको l पता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, राइट एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या बनेगा, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और उस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का उधर भेजोगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी कि यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साथ में होल स्क्वायर भी है, तो ये ठीक है। अच्छा जी, अब साथ में क्या बचा, cos थीटा बचा। देखो अब cos थीटा को कैसे रिमूव किया जाए, बहुत आसान है। देखो अगर आपको cos थीटा को रिमूव करना है तो इस ट्रायंगल में जाकर इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू रख दो, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू रख दो। तो cos थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ बेस कितना हो गया l, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। भाई यही तो होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ cos थीटा की जगह आ गया l अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। खत्म, गेम ओवर। देखो अब देखो खत्म कहानी, अब ध्यान से देखो, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, ये यहां पे खत्म हो गया, खाली क्या बचा 2k तो 2l से मल्टीप्लाई हो गया, q बचा, तो q इंटू 2l और साथ में k। अच्छा अगर ये सब आ गया, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसकी शक्ल अगर आप मिलाओ तो आपको पता है 2l और q, मतलब q इंटू 2l, ये तो डाइपोल होता है ना, सबको पता है ना, डाइपोल की वैल्यू होती है ना q इंटू 2l, तो ये तो हम अलग से रख ही देंगे, है ना, ये तो हमें पता ही है। चलो तो यानी कि इस पूरे की जगह p आ जाएगा और साथ में k है, तो फाइनली हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो कितनी आई थी, k टाइम्स ऑफ p अपॉन, अब इससे ये कैंसिल हो गया,
ठीक है, तो कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे खाली क्या बचा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट का मतलब क्या हुआ, हाफ, है ना, यानी कि इसकी एक पावर बची है और इसकी हाफ पावर बची है, तो क्या मैं दोनों को ऐड कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एक की पावर 1 बची है, एक की पावर 1/2 बची है, तो 1 + 1/2 कितना होता है 3/2, तो यहाँ पे कितना बचा 3/2, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, हम देखो वही बात हम फिर से अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि ये डिस्टेंस जो है x, ये बहुत दूर है, ये बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू l, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर भी होगा तब भी बहुत ज्यादा होगा इनसे, ये एंगस्ट्रॉम्स में होते हैं डिस्टेंस। अच्छा, तो हमें पता है कि एज x इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू l, देन l टेंड्स टू 0, l हो गया 0, और l अगर 0 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली टर्म 0 हो गई भाई, अगर ये वाली टर्म 0 हो गई तो खाली क्या बचा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली कितना बचा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी हो गई, kp/x³, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, kp/x³ ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा, k की वैल्यू हम सबको पता है हो 1/4πε0, तो चाहो तो आप वो भी रख सकते हो, दैट डजंट मैटर फॉर एयर और वैक्यूम, वो वैल्यू ये होती है। अच्छा, आई होप यहां तक सब क्लियर है। अच्छा, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो दोनों डेरिवेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम थी, ऑलमोस्ट सेम थी, खाली थोड़ा बहुत हेयर एंड देयर था। अच्छा, थोड़ा बहुत हेयर एंड देयर का मतलब क्या है कि यहाँ पे ना 2 एक्स्ट्रा आ रहा था, यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन जो इनका होता है ना, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस is 2 times the electric field on the equatorial line. इक्वेटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के कंपैरिजन में 2 टाइम्स ज्यादा होती है ना। सीधे सीधा 1 मार्क अगर कहीं वो एमसीक्यू कहीं फंस जाए तो सीधे सीधे आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ये हमने 2 डेरिवेशन डिस्कस कर लिए हैं, हम और एक डेरिवेशन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तब तक आप इसे नोट करिए, पॉज कर देके मैं आगे बढ़ता हूं। ओके बच्चों, तो हमारे पास नई डेरिवेशन है, अब उसी में अभी तो हम चल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चल रहे हैं नई डेरिवेशन। अभी बोल रहा है कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अभी फिजिकली हम डाइपोल वाली डेरिवेशन ही कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में किसी न किसी तरीके से आती है, ओके। तो अब हम कह रहे हैं कि कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा ऑन द ऑन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर उसको रख दिया जाए, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो पहले तो, अच्छा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखती है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कहीं पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइन देख रहे हैं तो उसका मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, चलो मैं एक लाइन और बना दो क्या, चलो तो थोड़ा सा इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपको एक डायपोल रखना है, ठीक है। देखो, अगर डायपोल को मैं सीधा सीधा रखूंगा तो वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, तो कोई मतलब नहीं है। चलो मैं समझाऊंगा, इस हवा में समझ नहीं आ रहा होगा। लेट अस से मैंने एक डायपोल ले लिया, ठीक है, ये डायपोल है, ये डायपोल है। अच्छा, डायपोल में आपको पता है ऑफ कोर्स एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है -q, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है +q, ठीक है। अब देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना एकदम। लेट अस से ये वाला डायपोल यहां से थीटा डिग्रीज पे इंक्लाइंड पड़ा हुआ है, ये थीटा डिग्रीज पे इंक्लाइंड है। अब ये जो चार्ज है ना, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव नेचर का है, तो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। और क्यों कोशिश करेगा, बिकॉज इट विल एक्सपीरियंस अ चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे एक फोर्स लगाएगा जो कि इस चार्ज पे लगेगा और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। तो अगर ऐसा होगा तो देखो इस पे कितना फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ऑफ कोर्स हमें पता है जो फोर्स होता है वो होता है QE, है ना। और नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मतलब उस पर इस तरफ फोर्स लगेगा QE, फोर्स दोनों तरफ लगेगा QE। अच्छा, ऑफ कोर्स आप ये मत सोचना है -QE लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम मैग्नीट्यूड लेते हैं और साइन कंसिडर नहीं करते। अच्छा, अब मान लो अगर हमें यहां से इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व किया जाए, कंपोनेंट को रिजॉल्व किया जाए तो क्या होगा, देखो बहुत ऑब्वियस सी बात है, आराम से देखते हैं किसका कंपोनेंट रिजॉल्व करना है, अभी देखते हैं, ये भी देखते हैं। तो एक टॉर्क इधर लग रहा है, एक टॉर्क इधर लग रहा है, देखो सॉरी मैं क्या सॉरी एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। देखो फोर्सेस तो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यानी कि नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, एक दूसरे पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो तो जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल
acting on dipole is 0, ठीक है, एक्टिंग ऑन डाइपोल इज 0, तो नेट फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो 0 है डाइपोल के ऊपर, और लेकिन नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन ध्यान सुनना भाई, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि इस पर कुछ ना कुछ टॉर्क जरूर लग रहा है, क्योंकि टॉर्क का तो डेफिनेशन ही है, अगर जैसे कपल पढ़ते थे हम क्लास 9-10 में, है ना, तो कपल का मतलब क्या होता है, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन, ठीक है, उसी को हम कहते थे टॉर्क, कपल सॉरी। तो यहाँ पे दो टॉर्क लग रहे हैं, एक टॉर्क लग रहा है इस तरफ, लेटर से उसका नाम लगा देता हूं मैं टाउ 1, और दूसरे वाले का है लेटर से नाम टाउ 2, तो एक टॉर्क इधर लग रहा है, एक टॉर्क इधर लग रहा है, ठीक, अच्छा, तो यानी कि ये टॉर्क क्या करेंगे, इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे या फिर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली अगर यहाँ पे आ जाएगा तो फिर एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0, तब वो नहीं घूमेगा, लेकिन अभी दो टॉर्क लग रहे हैं, यानी कि अगर मुझे नेट टॉर्क निकालना है, नेट टॉर्क, तो नेट टॉर्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2, टाउ 1 प्लस टाउ 2, ठीक, अच्छा, ये हो गया टाउ 1 प्लस टाउ 2, आगे बढ़ो, टाउ 1 प्लस टाउ 2, ठीक है, तो अगर वैल्यू रखूं मैं इनकी, तो देखो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है ये टोटल टॉर्क है हमारे पास, एंड वी नो कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो कि टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, लेट अस से फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना है, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो, और इनटू फोर्स। अच्छा देखो ऑब्वियस सी बात है, एल डिस्टेंस हुआ ना यहां से यहां तक, और एल डिस्टेंस हुआ यहां से यहां तक, भाई हम पहले भी पढ़ा है कि डायपोल के बीच का टोटल डिस्टेंस 2n कई बार कंसीडर कर चुके हैं, 2l, तो यहां से यहां तक l, यहां से यहां तक l। अच्छा ऑब्वियस सी बात है, देखो क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, फोर्स तो मैं लिख दूंगा क्यों ही होगा, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इसीलिए बहुत ऑब्वियस सी बात है, मुझे परपेंडिकुलर थोड़ी है, ये दोनों एक्सिस में चल रहा है, तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करने पड़ेंगे। तो लेट अस से अगर मैं इतने पार्ट का कंपोनेंट रिजॉल्व करता हूं, तो ये वाली साइड आती है l cos थीटा, जो कि मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन जो ये वाली साइड आएगी, ये एल साइन थीटा होगी, जो कि मेरे बिल्कुल काम की है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और ये वाली साइड जो है वो ऑब्वियस सी बात है एल है, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एल cos थीटा, जो कि ऑफ कोर्स अगेन मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये एल साइन थीटा, ये मेरे बिल्कुल काम का है, ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये हो गया एल साइन थीटा और ये हो गया एल साइन थीटा, है ना। अच्छा तो ये तो मेरे काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो एल साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि नाउ जो हमारा टोटल टॉर्क होगा, टोटल टॉर्क या नेट टॉर्क जो भी बोलना चाहो आप, तो कितना होगा, टाउ 1 लगाएंगे तो फोर्स कितना हो गया क्यूई, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया एल साइन थीटा, ठीक है, प्लस दूसरा देखो, दूसरा कितना हुआ फोर्स क्यूई, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ एल साइन थीटा, ठीक है। अब क्यू एल साइन थीटा, क्यू एल साइन थीटा, यानी कि ऑब्वियस सी बात है क्या बन गया, 2 टाइम्स ऑफ क्यू, चलो अभी रीअरेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया क्यू साइन थीटा, क्यू एल साइन थीटा, क्यू एल साइन 2 टाइम्स ऑफ क्यू ई एल साइन थीटा, ठीक है। अब देखो 2l और q, 2l और q ये क्या बन रहे हैं, तो डायपोल बन रहे हैं, भाई q माने चार्ज हुआ, और 2l मतलब क्या हुआ, टोटल सेपरेशन बिटवीन द डायपोल, है ना, यानी कि तो डायपोल हुआ ना, हमें पता है डायपोल ही तो होता है ये q इंटू 2l, है ना, तो यानी कि इसकी जगह क्या आ सकता है p, और ऑलरेडी e तो यहाँ ही है, p e साइन थीटा, तो फाइनली हमारा टॉर्क कितना हो गया, p e साइन थीटा, है ना, लिखना है क्या, चलो लिख देता हूँ, q इंटू 2l, ये हमारा डायपोल हो गया, so p e sin theta, this is the formula to calculate torque, very very important, ठीक है, डेरिवेशन 2 मार्क के लिए, क्योंकि ज्यादा लंबी भी नहीं है ज्यादा छोटी भी नहीं है, 2 मार्क में आराम से आ सकती है, तो p e sin theta। अच्छा अब हमसे कई बार पूछते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, हमें देख के पता लग रहा है कि p जो है वो मैग्नीट्यूड है, e जो है वो मैग्नीट्यूड है, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता, यानी खाली एंगल डिसाइड कर सकता है कि टॉर्क मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो देखो ऑब्वियस ही बात है, 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, या मैं ऐसे कह दूं कि फॉर, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, मान लो थीटा 0 डिग्री है, तो ऑब्वियसली बात है आपको पता है थीटा इज द एंगल बिटवीन
डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इसीलिए ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच का एंगल है, तो इसलिए हम इसको भी ऐसे भी लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, P इज इक्वल टू, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टॉर्क जो है वो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा और इनके बीच का एंगल थीटा है। अच्छा हाँ, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E, तो ऑब्वियस सी बात है अगर डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है लेट अस से अगर दोनों के बीच का एंगल 0 हुआ तो डाइपोल भी इधर आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आ जाएगी। तो यानी कि इस केस में टॉर्क कैसा हुआ, इस केस में टॉर्क हुआ मिनिमम, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड है ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 0 डिग्री, यानी कि टॉर्क कितना हो गया 0, यानी कि ये टॉर्क कैसा हुआ मिनिमम, ठीक है, ये हमारा मिनिमम टॉर्क है, ठीक है, इसे हम कहते हैं मिनिमम टॉर्क। अच्छा और सेकंड केस देखो, सेकंड केस में फॉर थीटा इज इक्वल टू, अब हमें चाहिए मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क मतलब जहां से सबसे ज्यादा घूमे, तो मैक्सिमम टॉर्क कहां मिलेगा, ऑफ कोर्स देखो जब इसको आप यहां लेके आ जाओगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहेगा वापस से, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन में आना चाहेगा यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 होनी चाहिए, यानी कि फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है तो टॉर्क कितना हो जाएगा पी ई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, ऑफ कोर्स साइन 91 होता है, तो हमें पता है कितना हो जाएगा पीई, तो टॉर्क हमारे पास कितना आ गया पीई, यानी कि ये हमारा कितना टॉर्क हो गया मैक्सिमम टॉर्क, आप देख रहे हो प्लस का टी आ रहा है वैसे भी, है ना, तो ये हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क हो गया। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, तो दिस इज हाउ, ये बहुत इजी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसीलिए मैं आपके लिए काइंड ऑफ वन शॉट वीडियो लेके आया हूँ, पूरा वन शॉट तो नहीं है क्योंकि आप बोर हो जाओगे, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आधे घंटे के लेक्चर रिकॉर्ड करूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो पढ़ना, अगर लेकिन वन गो में आप ये तीनों डेरिवेशन एक साथ करके देखिए, पहले आप उसको देखो समझो, उसके बाद आप फोन बंद करो या लैपटॉप बंद करो और उसके बाद आप खुद से ट्राई करो, बहुत इजी है, एक या दो बार हार्डली आप उसको प्रैक्टिस करोगे आपको ऐसी याद हो जाएगी, या कहूँ जिसे मैं कहते हैं रट जाएगी, कि आप कभी एग्जाम तक नहीं भूलेंगे। ओके, सो करते रहिए, चीजें उतनी मुश्किल है नहीं, साथ मिलके करेंगे तो हो जाएगा। तुम लोगों ने लेट स्टार्ट किया है दैट डजंट मीन कि आप पीछे हो, ठीक है, थोड़ी मेहनत ज्यादा है बस, है ना, दोनों साथ मिलके मेहनत करेंगे और हम बहुत ही अच्छी मार्क्स स्कोर करेंगे बोर्ड एग्जाम में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, अगली वीडियो में मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।